अंजुमन इस्लामिया की अगर होल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ऑडिट एक गंभीर मामला रहा है और मेरे 3-4 विजन्स हैं। एक शिक्षा में यह है कि मौलाना आज़ाद स्कूल और मौलाना आज़ाद कॉलेज जो अपनी जर्जर स्थिति में है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ इस संक्रमण का काल ख़त्म हो। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा मुहिम चल रहा है कैसे बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि अंजुमन इस्लामिया के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 जून 2022 को अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होना है। और अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पे अंजुमन चुनाव में, कैसे लोग अंजुमन चुनाव में जीत कर आने चाहिए कि अंजुमन इस्लामिया एक नई मुकाम पर पहुँचे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बन सके। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम हर एक बार एक नई शख्सियत के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होते हैं और बताते हैं कि वो कैसे अंजुमन इस्लामिया को एक नए मुकाम तक लेकर के जाएंगे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस बार फिर एक नई शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है फ़िरोज़ जिलानी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अंजुमन इस्लामिया में खड़े हुए हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएंगे। तो फ़िरोज़ जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CMP न्यूज़ झारखंड में। जी शुक्रिया। मैं तो पहले तहे दिल से बधाई देता हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि आप अंजुमन इस्लामिया में किस पद के लिए खड़े हैं? जी, मैं जनरल सेक्रेटरी के पद का उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है। दुआओं की तलबगार हूँ कि लोग मुझे एक मौका दें ताकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करने का मौका मिले और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि अंजुमन इस्लामिया हमेशा विवादों में घिरा रहा है और अंजुमन इस्लामिया के विकास को लेकर के हमेशा बातें होती रहती हैं। तो अभी जो इन अंजुमन इस्लामिया का विकास हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अंजुमन इस्लामिया का चुनाव और विवाद चोली दामन का साथ है। कोई ऐसा साल चुनाव का नहीं रहा है जब मामला अदालत नहीं पहुँचे हों और विवाद उत्पन्न आपस में नहीं हुआ है। विवाद के साथ चुनाव का निपटारा होता है। जो टीम जीत करके आई उसका भी इस्तेकबाल करते हैं यहाँ के लोग। जो भी काम हुआ कम या बेस ठीक है, बाकी नई जनरेशन करे, इसके लिए नए लोगों को मौका मिलनी चाहिए। तो अभी जो हम विकास की बात करेंगे कि अंजुमन इस्लामिया का जो विकास का काम हुआ है, अभी जो कमेटी थी 7 साल से ये मौजूदा कमेटी रही अंजुमन इस्लामिया में, तो इसका जो विकास का काम हुआ है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैंने घोषणा पत्र की सारी बातें याद नहीं है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया था और इलेक्ट्रिक वो जो लेड सिस्टम से उन्होंने प्रचार किया था, मुझे कुछ बातें याद हैं कि एजुकेशन हब को एक और नए आयाम तक पहुंचाना और मौलाना आज़ाद कॉलेज की जो जर्जर व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना, उसके साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम जो बंद हो गए उनको पुनः चालू कराना। मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ कोई काम हुआ ही नहीं है, बल्कि बद से बदतर स्थिति हुई है। एक बात ये मैं कह सकता हूँ, अप्रिसिएट करूँगा, जो काम हुई उसकी तारीफ़ भी करनी है कि आफ्टर कोविड जो है वो अंजुमन इस्लामिया में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन अपेक्षा अनुसार नहीं हुआ है। होना तो चाहिए कि अंजुमन इस्लामिया को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए जहाँ हर किस्म के इलाज जो संभव था। तो यहाँ अगर हम बात करें अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल की, जैसा कि लोग जान रहे हैं अभी कि 6 महीना के अंदर बहुत काम हुआ है वहाँ पे, चाहे डायलिसिस का वहाँ पे अरेंजमेंट हो, चाहे इंटरनल कोई भी काम हो, तो 6 महीने के अंदर जो जितनी स्पीड से काम हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको स्पीड नहीं कहा जा सकता है। कोई भी एक रेफरल अस्पताल का भी स्टैंडर्ड ये होता है कि सर्दी खांसी बुखार और जो वहाँ प्रसव पीड़ा का जो मामला होता है, प्रेगनेंसी का मामला होता है, ये एक कॉमन बात होती है। आज अंजुमन इस्लामिया 67 के बाद अंजुमन इस्लामिया अस्पताल डायलिसिस का अगर यूनिट लगा रहा है, अप्रिसिएट भी करता हूँ, लेकिन ये काम आज से 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था। बहुत लेट लतीफ़ मामला है। दूसरी बात है कि यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ये जो टीम कर रही है मौजूदा, मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ, बट जितनी होनी चाहिए वो स्पीड नहीं रही, गति नहीं रही। क्योंकि आप आज भी जो अंजुमन के भरोसे जीने वाले जो मरीज हैं, जो ज़रूरतमंद तबके हैं, आज भी उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वो सुविधा ही लेना पड़ता है।
वो किडनी का मामला हो, हार्ट पेशेंट हो, मेडिका है, मेदांता है, आर्किड है, ये सब उनमें उन जगहों पर जाना पड़ता। अगर अंजुमन के रहबर जो थे जिनको लोगों ने चुना था थोड़ी सिंसियर रहते, वो एक विजन के साथ पारदर्शी नज़रिए से काम करते, तो मुझे लगता है कि अंजुमन इस्लामिया भी मेदांता और आर्किड से कहीं कम, मेदांता से कम नहीं होता। लेकिन ऐसा आज नहीं हो पाया, ये अफसोस की बात है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कोविड के टाइम में जो वहाँ के सदर हैं अंजुमन इस्लामिया के, वो अंजुमन में इलाज नहीं करा करके बाहर किसी हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा। यह बहुत हैरत अंगेज बात है। ये मुझे भी जानकारी है कि अगर अपना हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी होता तो अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष को दूसरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना की इलाज नहीं करानी पड़ती। अफसोस है कि जब ओहदेदार पदधारी ही दूसरे जगहों पर जो इलाज करा रहे हैं, आम जन कैसे हिम्मत करेंगे। मैं यही बात कहता रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का हॉस्पिटल कब होगा, तालीमी इदारा कब होगा, जब हॉस्पिटल में तमाम ओहदेदार के पासा परिवार तमाम इलाज वहाँ कराएं। उसको देख करके आदर्श के रूप में लोग जाएंगे कि भाई वहाँ पे सुविधाएं हैं, हमें जानी चाहिए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ओहदेदार जो हैं उन्हें ऐसा वहाँ का अरेंजमेंट होना चाहिए था कि जो ओहदेदार हैं वो भी वहाँ इलाज करा सकें। सेम अगर हम बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में, मौलाना आज़ाद का जो मौलाना आज़ाद कॉलेज है, वहाँ की जो स्थिति आपने बताई अभी कि काम होने की ज़रूरत है, तो आपको कोई भी आप एग्ज़ाम्पल एक बता सकते हैं कि जो ओहदेदार हैं उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए होंगे? क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है? ओहदेदार तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि मजलिस आमला के भी जो है कोई मेंबर के परिवार के लोग वहाँ पे दाखिला लिए क्या हों। ऐसा क्या कारण है, क्यों ये पॉसिबल नहीं हो पा वजह यह है कि देखिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी इस समाज का ही हिस्सा हूँ और मुझ पर भी ये जिम्मेवारी आयद होती है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल हो, आज़ाद हाई स्कूल हो या मौलाना आज़ाद कॉलेज हो, हम लोगों ने खुद उसे निम्न स्तर का बना दिया है। आपसी कला, खींचतान और दूसरे तंजीमों को, दूसरे शिक्षण संस्थानों को महत्व देना। अगर हम अपने घर से शुरू करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे 90% भी ला रहे हैं, मैं अपने बच्चे को मौलाना आज़ाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि हर गार्जियन चाहते हैं, है ना, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अगर किसी कॉलेज की तरफ अपने वो जा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो जब शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक होगी तो लोग ज़रूर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से आप देखते हैं वहाँ? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बाहर से परसेप्शन खींचते कुछ है, सिनेरियो कुछ दिखता है। अंजुमन इस्लामिया के अंतर्गत संचालित है ये कॉलेज, लेकिन इसकी एक अपनी प्रबंध समिति है। जब प्रबंध समिति में जागरूक सिंसियर लोग होंगे, जिनकी विज़न होगी बड़ी, तो वो पठन पाठन को ठीक करेंगे। पठन पाठन उनके जिम्मे है, अंजुमन इस्लामिया के जिम्मे नहीं है। लेकिन देख रेख का जो कार्य होगा, मॉनिटरिंग तो अंजुमन इस्लामिया ही कर रही होगी। मॉनिटरिंग करेगी। मैं वही बताने जा रहा था कि जैसे कंस्ट्रक्शन का मामला हो गया, बिल्डिंग का मामला हो गया, जो जर्जर स्थिति है वो अंजुमन इस्लामिया देखेगी अपने पैनी नज़र से। अब पठन पाठन की बात है और वहाँ नियुक्ति की बात है, तो एडवाइजरी कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, लेकिन तालमेल का अभाव, समन्वय एकदम नहीं होना और नकारे लोगों की मौजूदगी भी जो है आज कॉलेज की बर्बादी और तबाही की कगार में पहुंचाने के लिए काफ़ी साबित हुआ। एक और बात होती है, क्योंकि आप अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को हम चाहते, मतलब हमारी जो है न्यूज़ चैनल चाहती है कि आप लोगों को बताएं कि अभी एक और मुद्दा बीच बीच में बात करते हैं लोग कि वहाँ का जो एक्सपेंस है, वहाँ का जो इनकम है, उसको लेके क्लियरिटी नहीं है। लोगों को, आम जन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अंजुमन इस्लामिया की अगर होल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ऑडिट एक गंभीर मामला रहा है और हर दौर में, चाहे कोई भी कमेटी रही है, क्लियर ना इंटरनल ऑडिट रहा है, ना सोशियो ऑडिट, कुछ नहीं रहा है। जब मामले बढ़ जाते हैं तो मुंतजमा के आनन फानन में मीटिंग होती है और कोरम पूरी करते हुए एक फॉर्मल दिखाता है कि भाई आमदनी ये है और खर्च ये है, ठीक है। लेकिन एक संतोषजनक होता है कि भाई हर आदमी सेटिस्फाइड हो जाए। इसको लेकर के एक मामला गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, जो मौजूदा कमेटी में भी लगा हुआ है। हालांकि इनका कहना है कि हमने अब तक का ऑडिट करा दिया है, लेकिन आवाम के सामने नहीं आया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आप अगर जीत करके अंजुमन इस्लामिया में आते हैं
तो आपका घोषणा पत्र क्या होगा, किन किन क्षेत्रों में आप किस तरह से काम करेंगे, विस्तार में बताएं। देखिए 4-5 बिंदु पर मैंने फ़िक्र लेकर के आया हूँ और लाया क्या हूँ, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मुझे भी समय नहीं मिलता है। लेकिन पिछले बार ही चुनाव में लोगों ने मुझे लॉन्च कर दिया, उतार दिया और मैं दूसरे स्थान पर रहा। और इस बार और बड़ी तंजीमें जो हैं वो चाहती हैं कि मुझे लड़ना चाहिए। मैं इसी भरोसे लड़ रहा हूँ और मेरे 3-4 विज़न्स हैं। एक शिक्षा में यह है कि मौलाना आज़ाद स्कूल और मौलाना आज़ाद कॉलेज जो अपनी जर्जर स्थिति में है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ इस संक्रमण का काल ख़त्म हो, ठीक है। वहाँ पहले तो नियुक्तियाँ हो, पठन पाठन व्यवस्था ठीक हो और जो नई ज़मीन 5 एकड़ खरीदी गई है, जो मैंने वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो लिमिटेशंस हैं, मुझे लगता है कि यूजीसी से अनुरोध करने पर वहाँ से ग्रांट मिल सकता है। 4-5 करोड़ रुपया मिल जाए तो भव्य इमारत होगा, जहाँ उसका अपना खेल मैदान होगा, लेबोरेटरी होगी उसकी अपनी। और एक दूसरी बात ये होगा कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, खासकर माइनॉरिटी से, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अंजुमन इस्लामिया एक सेल बनाए जो ज़कात का रकम हो या और कोई भी कंट्रीब्यूशन फंड हो, उससे जो है उनको स्कॉलरशिप दे, जैसे सरकार देती है स्कॉलरशिप देती है। तो मुझे लगता है कि अंजुमन इस्लामिया को इस पर काम करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो बच्चे आर्थिक स्थिति से सबल नहीं हैं, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, ड्रॉप आउट का मामला होता है, मुझे लगता है इस पर रोक लगाया जा सकता है। शिक्षा के अलावा मेडिकल में क्या काम करेंगे? मैं शिक्षा पर 2 लाइन और जोड़ देता हूँ कि आज मुस्लिम कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि हर गार्जियन को ये फ़िक्र होती है कि मेरा बच्चा मैट्रिक लिख रहा होता है और माँ बाप ये ऊंची उड़ान लिए रहते हैं कि बच्चे की दाखिला यहाँ कराएंगे, वहाँ कराएंगे। जब मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों को दाखिला के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। MP MLA की पैरवी, लोकल या IAS IPS की पैरवी, बहुत सारे पैरवी लगाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से दाखिला होता है। 2-4 परिवारों का हो जाता है, बट 100% हमारे बच्चों का दाखिला कैसे हो, इसके लिए DAV DPS सरीखे स्कूल आपको कायम करना होगा, जो आप लोगों ने अब तक कायम नहीं किया। मतलब अंजुमन इस्लामिया की जो प्रॉपर्टी है आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम लोगों को कुछ और डेवलप करना चाहिए, स्कूल और कॉलेज जिसमें लोग एडमिशन ले सकें। जी बिल्कुल, विरासत को सहेज कर रखना ही नहीं कमाल है, उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या अंजुमन इस्लामिया की इतनी इनकम है कि नया कुछ तैयार किया जा सकता है? मुझे लगता है कि करोड़ रुपया का टर्नओवर है इसका मामला। अब जो टीम है, वो जो एसेट से रेंट है वो वसूल नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी डिमेरिट्स है। मुझे लगता है कि मेरे जो जानकारी में है, अभी लगता है कि 80 से 75 लाख रुपए दुकानदारों के ऊपर रेंट बकाया है। तो इतनी बड़ी रकम अंजुमन इस्लामिया का जो मार्केट है वहाँ से नहीं, तमाम एसेट की मैं कुल की बात कर रहा हूँ। लगभग 80 से 85 लाख रुपया अभी इनका जो है डेफिसिट का मामला है, रेंट का बकाया के रूप में। तो ये इनका नकारापन है। आपके पास आप वक्फ एक्ट के तहत उनसे वसूल सकते हैं, नोटिस भिजवा सकते हैं, क्योंकि इनका लीगल सेल नहीं है, तो करेंगे क्या? तो ये तो हो गई एजुकेशन के क्षेत्र की बात। अब जैसा कि ये भी बात हुई कि जो वहाँ पे ये है हॉस्पिटल है, उसमें और काम होने की ज़रूरत है। अगर आप आते हैं तो हॉस्पिटल में क्या आप लोग एक कमेटी बना के नया कुछ करेंगे? मैं ये बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है, कोविड के बाद अंजुमन हॉस्पिटल का चेहरा चेंज हुआ है, कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। डोनेशन देने वालों की कमी नहीं है। लोग मेमोरी के नाम पर देते हैं कि भाई स्मृति के नाम पर जो है फलना के उसके मेमोरियल पर दे देते हैं। तो अगर हम विज़न के साथ काम करें तो फंड की कमी नहीं है। वहाँ एक माने वेल ट्रेंड डॉक्टर्स की ज़रूरत है और सुपर स्पेशलिटी नेचर में जाने के लिए आपको इक्विपमेंट्स मंगाने होंगे, बढ़िया बिल्डिंग और लंबी चौड़ी करनी होगी, क्योंकि बेड्स की संख्या बढ़ाने होंगे। ICU जो अभी शुरू हुआ है, अच्छी शुरुआत है, उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है कि कोविड जैसे हालात देश में अगर कभी होते हैं या उनके पैरेलल कोई और मामला होता है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तभी आप लोगों की जान बचा पाएंगे, वरना फिर वो रेफरल अस्पताल और अंजुमन इस्लामिया में कोई फ़र्क नहीं होगा। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि मौजूदा जो अभी कमेटी है, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? क्या वो कमेटी ये सारे कामों को कर सकती है या नए टीम को आना चाहिए?
देखिए, ये तो मुझे लगता है वोटर से पूछना बेहतर होता। चूँकि मैं एक वोटर हूँ और खुद कैंडिडेट भी हूँ, तो ये मुस्तकबिल और चीज़ें तय करती हैं, वोटर्स तय करती, जनता तय करती है। मुझे लगता है कि जनता ये बेहतर देख लेगी कि कौन रहने लायक है या किन की विदाई की ज़रूरत है। मुझे समझ में ही आता है, अगर अच्छा काम किए होंगे तो लोग लौटेंगे, और अगर लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो उनकी विदाई होगी ज़रूर। चलिए, ये अब वोटर को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है और सारे लोग इलेक्शन कैंपेन में लग गए हैं, तो वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे जो उनका वोट, कीमती वोट जो है वो सही जगह तक पहुँचे? मैं तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि एक बार आपके सामने मौका है, हर 3 साल 4 साल में इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा होता है, आपके कीमती वोट लोग इमोशंस पर, जाति पर, बिरादरी के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर आपसे वोट लेते नहीं, लूट लेते हैं। फिर आप उनसे कोई काम के लिए फ़ोन करें तो आपको इंटरटेन नहीं करते हैं। मैं अपील करूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस सपने को देखकर इस इदारे को कायम किया था कि जो पिछड़े, जो यहाँ के, जो बिहार के इस प्लेटू छोटा नागपुर के जो मुस्लिम थे, उनको एक प्लेटफार्म देना था ताकि वो एजुकेशन ही नहीं, पॉलिटिकली भी जागरूक हो। जब एजुकेटेड और पॉलिटिकल जागरूक होंगे तो वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल कर लेगा, अपने भोजन और रोजगार की व्यवस्था कर लेगा। लेकिन हम लोगों ने पहले जो है उसे सोशली और इकोनॉमिकली मैंने तैयार होने के लिए तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन के नाम पर जो मदरसा इस्लामिया था, एक रिनोल्ड, एक जाना पहचाना माने इंडिया लेवल का मदरसा था, आज वो अंतिम सांसें गिन रहा है। CWC की टीम आती है, देखती है कि भाई टीचरों को वेतन मिल रहा है लेकिन बच्चे नादारद हैं। तो इस पर अंजुमन इस्लामिया चूँकि गार्जियन के शक्ल में है, आपको मॉनिटरिंग करना था कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चीज़ें बस जिनके मार्फत चल रही हैं तो चल रही हैं, पुराने सिस्टम पर दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, जो नहीं हो रहा है। एक बात और हो रही है कि अभी जो अंजुमन इलेक्शन होने वाला है, तो अभी जैसे मौजूदा जो सदर है उनका भी एक जवाब आया था कि कन्वीनर जो है, कन्वीनर के आसपास के जो लोग हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये उनका विचार है, उनको क्या नज़र आ रहा है और किस आधार पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि आसपास नहीं, माने अच्छे लोग हैं या नहीं हैं, ये उनकी विचार हो सकती है। क्योंकि हर आदमी का देखने का दृष्टि, समझने की सलाहियत अलग होती है। मुझे एक चीज़ सिर्फ ये कहना है कि डॉक्टर सैयद इकबाल साहब जो है, CMO अंजुमन इस्लामिया थे, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे, उन्हें रिजाइन दिलाकर इस पद पर लाया गया और ये कैबिनेट लाती है। मजलिस आमला की सहमति से कोई भी कन्वीनर बनता है, ये बायलॉज के अनुरूप। तो इनकी कैबिनेट ने ही इनको लाया। अब क्या बात है भाई कि सहमति नहीं बन रही है या बात अच्छी नहीं बन रही है, कौन लोग अच्छे हैं नहीं हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लोग जागरूक हैं, रांची शहर जिंदा लोगों का शहर है, चीज़ों को बहुत बारीकी से, पैनी नज़र से देखते हैं। मैं नहीं कहता, हाँ अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, और सरकारी स्तर से जांच हुआ है। अब जांच रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद अगर कोई मामला है तो ये पब्लिक तय कर लेगी। चलिए, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, पब्लिक ये उम्मीद कर सकती है कि आने वाली जो नई टीम होगी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे विकास रुका हुआ है अभी, मुझे लगता है नई गति से वहाँ से विकास शुरू होगा। जागरूक मतदाता हैं, बहुत यूथ हैं, इस बार कैंडिडेट भी यूथ हैं, वोटर्स भी काफ़ी पंचायतों से कम उम्र के लड़के लोग आए हैं। मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया के इस ज़माने में बहुत जागरूक हैं, वो निर्णायक मत देंगे, जाति बिरादरी से उठ के जो जिस, मैं नहीं कहता कि आप पूरे इस गुट को दें वोट, इस गुट को दें, जिस गुट में आपको लगे कि काबिल सलाहियत आदमी है, इनकी काबिलियत अंजुमन इस्लामिया के लिए बहुत कारगर होगा। मुझे लगता है कि वो चुने, टोकरी में से अच्छे अच्छे फल चुने और ऐसी टीम बना करके दे कि एक कार्यकाल में जो है एजुकेशन भी दिखने लगे और सेहत के मामले भी दिखने लगे। मदरसा इस्लामिया की जो दुर्गति हो रही है, बच्चे नहीं हैं, खोजने से नहीं मिल रहे मकतब में बच्चे, तो मुझे लगता है कि वो जो बड़ा गैप है उसको भरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे वरिष्ठ पत्रकार फिरोज जिलानी साहब, और आपने देखा कि इन्होंने अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा और अंजुमन इस्लामिया के विकास के बारे में बात की। इन्होंने ये भी कहा कि अंजुमन इस्लामिया को एक
ऐसी मुकाम पर लेकर के जाएंगे जहां कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, वहां अंजुमन के जो सदस्य हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं या जो भी उनके मेंबर हैं, वो भी वहाँ पे इलाज करा सके और वैसे कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। आज कॉलेज में एडमिशन की बात होती है तो बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन कराने लोग जाते हैं, तो इनका ये सोच ऐसा है कि कॉलेज को एक ऐसे मुकाम पे लेकर के जाएंगे कि जहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ सकें और वहाँ पर भी एक ऐसी भीड़ हो कि वहाँ पे भी एडमिशन कराने में दिक्कत आने लगे लोगों को कि यहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इतनी भीड़ वहाँ पे हो। और वो स्टैंडर्ड एक ऐसा लेके जाएंगे एजुकेशन का कि वहाँ पे लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। और हॉस्पिटल का एक ऐसा होगा कि एक हॉस्पिटल की जो बात हो रही है, वहाँ इनका जो कहना है, इन्होंने जो बताया कि अगर वहाँ पे काम अगर तरीके से हुआ होता तो आज वहाँ पे मुकाम एक अलग होता। तो हर क्षेत्र में इन्होंने हर क्षेत्र के बारे में बताया और इन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो प्रत्याशी हैं हर तरह के लोग हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, उसके बाद जो है समाजसेवी भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन चेहरों को लोग जानते हैं। तो इन्होंने ये भी अपील की साथ साथ सदस्यों से, जो भी वोटर हैं अपना कीमती वोट जो है वैसे लोगों को दें जो अंजुमन इस्लामिया को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन बनाएं। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।